ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम लोग इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इसको हमको सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व फेज 1। ओके, एक IBFS वर्कआउट करना है अप्लाइंग NWCR मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉर द ऑप्टिमम कॉस्ट। हमको यहाँ पर O1 O2 O3 यानी कि 3 ओरिजिन्स है। ठीक है, जहां से गुड्स सप्लाई होने वाले, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये 3 सेलर है और उनका जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कैपेसिटी आप सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको, कि वो और O1 जो है उसके पास 100 यूनिट्स की कैपेसिटी है, O2 के पास 125 यूनिट्स की कैपेसिटी है, O3 के पास 75 यूनिट्स की कैपेसिटी है सप्लाई करने का। D1 D2 D3 D4 यानी कि हमारे 3 डेस्टिनेशंस है, 4 डेस्टिनेशंस है, या फिर आप यूं भी बोल सकते हैं कि हमारे 4 कस्टमर्स है जिन्होंने डिमांड करी है यूनिट्स। तो उनके डिमांड यहाँ पर दिए हुए है। D1 का डिमांड है 70 यूनिट्स का, D2 को 90 यूनिट्स की जरूरत है, D3 की रिक्वायरमेंट 80 यूनिट्स है और D4 की रिक्वायरमेंट 60 यूनिट्स है। और जो अंदर के जो ये जो वेरिएबल्स है अदर देन कैपेसिटी एंड डिमांड के अलावा के जो अंदर के जो वेरिएबल्स है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट रुपीज में दिए हुए हैं। ठीक है, मैं ऐसे एक सेपरेशन बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल दिए सिंगल डिजिट में वो सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने O1 से कुछ गुड्स को D1 में ट्रांसपोर्ट करे तो आपको 6 रुपीज पर यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। O1 ने अगर D2 को गुड्स ट्रांसपोर्ट करे तो 5 रुपीज पर यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। O2 ने अगर D3 को कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट किए तो 7 रुपीज पर यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे ओरिजिन टू डेस्टिनेशन के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीज दिए हुए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू फुलफिल द डिमांड इन सच अ वे दैट सारे डेस्टिनेशन के डिमांड फुलफिल हो जाए और ओरिजिन में भी कोई भी गुड्स सरप्लस गोडाउन में पड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक है तो वो स्टॉक पूरा यूटिलाइज हो जाना चाहिए, एक्सेस भी नहीं पड़ा होना चाहिए और शॉर्टफॉल भी नहीं होना चाहिए, डिमांड भी कोई अनफुलफिल्ड नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। तो बेसिक कंडीशन में सबसे पहला बेसिक कंडीशन क्या है, द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शुड बी अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर के जो वेरिएबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। तो कॉस्ट यानी कि हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम पॉसिबल रहे, यानी कि ये एक मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर इज कंसर्न, आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप के ही देखने मिलेंगे, क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड अगर मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डिटेल दिया तो कॉस्ट तो हम लोग को हमेशा मिनिमम ही रखना होता है। तो बाय डिफॉल्ट वो एक मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम ही बन करके आता है हमारे पास मेजोरिटी केसेस में। ठीक है, इन केस इफ इट इज अ मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम तो हमको उसको कन्वर्ट करना है बाय रिग्रेड मैट्रिक्स एंड देन वी कैन सॉल्व इट। उसके बाद जो अगला बेसिक कंडीशन, तो पहला बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया है। सेकंड बेसिक कंडीशन, द गिवन प्रॉब्लम शुड बी अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो अगर आप इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम के नजरिए से देखेंगे तो आपको ये एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि रो सिर्फ 3 ही है, O1 O2 O3 एंड डेस्टिनेशन 4 है ना, तो 3/4 बन जाता है। तो एक अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स लगता है एज पर असाइनमेंट प्रॉब्लम का डेफिनेशन। लेकिन हमारे इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट, उसके लिए हम लोग रो और कॉलम को कंसिडर नहीं करते, हम लोग डिमांड और सप्लाई को कंसिडर करते हैं। वो अगर हमारे इक्वल होंगे तो हम लोग उसको बैलेंस प्रॉब्लम बोलते हैं। तो पहले हम लोग डिमांड का टोटल ले लेंगे 70 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 60। तो अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 300। जब हम लोग सप्लाई का टोटल करेंगे 100 प्लस 125 प्लस 75 तो उसका भी टोटल आपका आएगा 300। दैट मीन्स the demand is equal to the supply or capacity, which means that the given problem is a balanced problem। यानी जितने का मार्केट में डिमांड है उतने का ही कैपेसिटी या फिर सप्लाई भी अवेलेबल है। तो ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद अब हमको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो मेथड अप्लाई करना है वो करना है NWCR मेथड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी के मेथड्स भी देखेंगे। तो सॉल्व करने के लिए
हम लोगों को टेक्स्ट बुक अगर हमारे सामने होती या क्वेश्चन पेपर होता तो हमको ये पूरा मैट्रिक्स एज इट इज वापस से हमारे नोटबुक में या फिर आंसर शीट में लिखना पड़ता, और बाद में उसके ऊपर हम लोगों को कुछ एलोकेशंस करने पड़ते एज पर द मेथड ऑफ NWCR। तो मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन वापस से नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसी के अंदर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो NWCR मेथड में क्या होता है, और नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, यानी कि हम लोगों को जो मैट्रिक्स है उसका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि टॉप मोस्ट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है वहां से एलोकेशन करना शुरू करना होता है, जो कि ये फर्स्ट वाला सेल है विच इज फॉलिंग अंडर O1 एंड D1। तो वहां पर हमको देखना है कि डिमांड कितना है, तो D1 का डिमांड है 70 यूनिट्स का। एट द सेम टाइम हमको देखना है कि O1 का कैपेसिटी कितना है, तो O1 का कैपेसिटी है 100 यूनिट्स का, यानी कि D1 का जो भी डिमांड है वो O1 पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। तो हमको यहाँ पर कितने यूनिट्स असाइन कर एलोकेट करना है, तो जो भी डिमांड और सप्लाई में से विच एवर इज लेस वो हमको यहाँ पर अलॉट करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि अब समझो यहाँ पर 70 और 100 है। अब D1 का डिमांड है 70 यूनिट्स का, O1 बोलता है कि मेरे पास तो 100 का कैपेसिटी है, मैं तो 100 यूनिट सप्लाई करूंगा। भाई तू 100 यूनिट सप्लाई करेगा, लेकिन D1 को 100 यूनिट्स की जरूरत है क्या? नहीं, उसको सिर्फ 70 यूनिट्स की जरूरत है, तो वो क्यों 100 यूनिट्स खरीदेगा तुम्हारे पास से? तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल है वो है 70 यूनिट्स का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने D1 को 70 यूनिट्स एलोकेट कर दिए O1 के पास से, तो D1 का जो डिमांड है वो पूरा फुलफिल हो गया, 0 हो गया डिमांड। एंड O1 का कैपेसिटी जो पहले 100 यूनिट्स का था उसमें से 70 यूनिट्स तो उसने D1 को सप्लाई कर दिए, तो अब उसके पास बचा हुआ कैपेसिटी कितना है, 30 यूनिट्स का। तो हम लोग बाजू में यहाँ पे लिख लेते हैं 30 यूनिट्स। और जो भी डिमांड या सप्लाई 0 हो जाता है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज अब वो हमारे लिए आगे रेलेवेंट नहीं है। जैसे कि D1 जो है उसका डिमांड पूरा 0 हो चुका है, यानी कि D1 का डिमांड सेटिस्फाई हो चुका है, तो हम लोग बाकी के सोल्यूशन में इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन पे फोकस कर सकते हैं, तो इसलिए हमने D1 कॉलम को कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर से अब हम लोग अगला सेल ढूंढते हैं एलोकेशन के लिए, अप्लाइंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो अब बचे हुए मैट्रिक्स में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बन जाता है हमारा, 5 है यहाँ पे वैल्यू, इट इज फॉलिंग अंडर O1 एंड D2। तो डिमांड देखेंगे, D2 का डिमांड है 90 यूनिट्स का, ठीक है। O1 का कैपेसिटी देखेंगे तो वो है 30 यूनिट्स का। तो अब आप बोलेंगे कि सर 90 D2 का 90 का डिमांड है तो यहाँ पे 90 एलोकेट कर दो। भाई 90 एलोकेट कर देता, लेकिन O1 के पास इतना कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। O1 के पास सिर्फ 30 यूनिट्स ही बचे, तो भले आपको 90 यूनिट्स देने हैं, लेकिन सामने वाले के पास उतने यूनिट्स होने भी तो चाहिए देने के लिए, तो वो तो मैक्सिमम 30 यूनिट्स ही दे सकता है। तो यहाँ पर इसलिए आप सिर्फ मैक्सिमम 30 यूनिट्स ही एलोकेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, डिमांड और सप्लाई देखने का, उसमें से विच एवर इज लेस वो अप्लाई करने का। तो 30 यूनिट्स का ही एलोकेशन पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पर अभी। और 30 यूनिट जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, एलोकेट किया, O1 का जो कैपेसिटी है वो 30 से हो गया 0, क्योंकि अब उसके सारे यूनिट्स बिक चुके हैं। 70 यूनिट्स वो पहले ही बेच चुका था, 30 यूनिट्स उसने अभी बेच दिए। D2 जो है उसका डिमांड, उसका रिक्वायरमेंट 90 यूनिट्स का था, उसमें से फिलहाल सिर्फ 30 का ही सेटिस्फाई हुआ है, तो वो अभी भी मार्केट में खड़ा रहेगा, क्योंकि उसका 60 यूनिट्स का डिमांड अनसेटिस्फाइड है। O1 0 हो चुका है, तो O1 को अब हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उसका भी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अब और किसी को गुड सेल नहीं कर पाएगा। बचे हुए मैट्रिक्स में से हम लोग फिर से NWCR वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो इस वाले सेल में एलोटमेंट आएगा, एलोकेशन आएगा, D2 एंड O2। D2 का डिमांड है 60 यूनिट्स का एंड O2 का कैपेसिटी है 125 का, ओके। तो भले O2 के पास 125 यूनिट्स पड़े, लेकिन D2 को सिर्फ 60 यूनिट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ 60 ही खरीदेगा, 125 तो खरीदेगा नहीं। यानी कि यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम कितना यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं, 60 यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 60 एलोकेट कर दिया, और इससे होगा क्या, D2 का डिमांड जो है वो 0 हो गया, डिमांड पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया। और O2 का सप्लाई कैपेसिटी जो पहले 125 का था, उसमें से आप 60 माइनस करेंगे तो अभी भी 65 का सप्लाई कैपेसिटी बचा है। उसके बाद अब क्योंकि D2 0 हो गया, तो हम D2 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अब आगे इसको कुछ भी हमको सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है। अब बचे हुए मैट्रिक्स में से फिर से NWCR अप्लाई करेंगे, तो ये वाला सेल पे एलोकेशन आएगा, विच इज फॉलिंग अंडर D3 एंड O2। तो D3 का डिमांड है 80 यूनिट्स का, ओके, जबकि O2 के पास कैपेसिटी बचा है सिर्फ 65 का। तो भले आपको चाहिए 80, लेकिन हमारे पास 65 से ज्यादा है ही नहीं, तो हम उतना देंगे कहाँ से, तो हम सिर्फ 65 ही यहाँ पे मैक्सिमम दे पाएंगे।
तो 65 यूनिट्स एलोकेट कर दिए, जिससे इसका जो कैपेसिटी है वो हो गया पूरा 0, और इसका डिमांड अभी भी 15 यूनिट्स का बाकी है, तो यहाँ पे 15 लिख दिया हमने। अब क्योंकि O2 0 हो चुका है तो O2 को हम लोग कर देंगे कैंसिल। अब बचे हुए मैट्रिक्स में से ये दो वैल्यू बचे 9 और 3, तो पहले 9 पे जाएंगे क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के हिसाब से टॉप मोस्ट लेफ्ट मोस्ट में 9 आएगा, विच इज फॉलिंग अंडर O3 एंड D3। तो D3 का डिमांड है 50 यूनिट्स का, O3 के पास कैपेसिटी है 75 यूनिट्स की। भाई भले तेरे पास 75 यूनिट्स है पर हमको तो 15 यूनिट्स ही चाहिए, तो हम तो 15 ही खरीदेंगे, 75 क्यों खरीदेंगे, तो 15 का ही एलोकेशन आएगा। तो जिससे D3 का डिमांड हो गया पूरा सेटिस्फाई और D3 हो गया 0, और O3 का कैपेसिटी 75 में से 15 माइनस करके 60 बचा है। क्योंकि D3 अब 0 हो चुका है, D3 को कर देंगे कैंसिल। फाइनली एक ही सेल बचा है O3 D4। अब D4 का डिमांड भी 60 यूनिट्स है और O3 का कैपेसिटी भी 60 बचा है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है। अच्छा, ये मैच क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट, डिमांड और सप्लाई इक्वल था, उसके बाद ही हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसलिए ये एग्जैक्टली मैच कर गया। तुम लोग यहाँ पे पूरा वो 60 यूनिट्स जो है वो एलोकेट कर देंगे, जिससे D4 का डिमांड भी 0 हो जाएगा, O3 का कैपेसिटी भी 0 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों 0 हो गए तो दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली हमने कैंसिल कर दिया है इसको। अब जैसे हमने इसको कैंसिल कर दिया, अब हमको इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वर्कआउट करना है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वर्कआउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एक टेबल बनाएंगे, कुछ कॉलम्स बनाएंगे, कौन से ओरिजिन से कौन से डेस्टिनेशन पे गुड्स हमने ट्रांसपोर्ट किया है वो हमको मेंशन करना है। तो उसके लिए हम लोग कुछ कॉलम्स बनाएंगे, फ्रॉम टू, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब फ्रॉम में मतलब फ्रॉम यानी O1, ये सारे जो है फ्रॉम है, ओरिजिन है, और टू यानी कि डेस्टिनेशन। अब एक एक करके रो वाइज देखेंगे, तो O1 से कहाँ गुड्स गया है, O1 से D1 में गुड्स गया हुआ है, जो 2 में D1 कितना क्वांटिटी गया है, 70 यूनिट्स गया है। सर्कल में जो नंबर है वो क्वांटिटी है, क्या कॉस्ट पे गया, तो आप जो सेल में जो वैल्यू था वो कॉस्ट था, 6 रुपीज पर यूनिट के कॉस्ट से गया है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 70 इंटू 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 420 रुपीज। फिर O1 से और कहीं पर गुड्स गया है क्या, हाँ D2 में भी गया है, तो फिर से फ्रॉम में O1 2 में आप लिख लेंगे D2, क्वांटिटी वहां पर 30 यूनिट्स हमारे हमने सेंड किए थे, क्या रेट पे, 5 रुपीज के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे सेंड किए थे, तो 30 इंटू 5 टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 150। फिर थर्ड O1 पूरा हो गया, अब O2 ने कहाँ पे गुड सप्लाई किया है, तो भाई O2 ने D2 को गुड सप्लाई किया हुआ है, कितने यूनिट सप्लाई किया है, 60 यूनिट सप्लाई किए हैं, क्या भाव पे सप्लाई किया है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 रुपीज का था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया है हमारा। उसके बाद O2 ने और कहीं सप्लाई किया है क्या, हाँ उसने D3 में भी सप्लाई किया है, तो O2 D3 में उसने कितने यूनिट सप्लाई किए, 65 यूनिट सप्लाई किए, क्या रेट पे, 7 रुपीज के रेट पे सप्लाई किया है उसने, तो 65 इंटू 7 करेंगे तो 455 रुपीज। ठीक है, उसके बाद O2 ने कहीं और सप्लाई किया है, नहीं किया है। फिर O3 पे आ जाते हैं, O3 ने कहाँ पर सप्लाई किया है, O3 ने सिर्फ और सिर्फ D4 में सप्लाई किया है और पूरा अपना 60 यूनिट एक साथ वहां पर उसे सप्लाई कर दिया। क्या रेट था वहाँ पे, सेल के अंदर वैल्यू क्या था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, तो 3 रुपीज का वैल्यू था, तो 3 रुपीज, टोटल कॉस्ट 60 इंटू 3 180 रुपीज। अभी टोटल कॉस्ट के कॉलम का टोटल ले लेंगे हम लोग, तो हमको टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिल जाएगा विच विल कम टू 1820 रुपीज। ठीक है, तो मतलब हम लोगों को ये जो डिमांड था, जो रिक्वायरमेंट था, अलग अलग ओरिजिन से हमने उसको फुलफिल किया, और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमारा आया है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का, वो है 1820 रुपीज एज पर NWCR मेथड। ये फेज 1 है, IBFS मिला है, मतलब आप 1820 रुपए खर्चा करेंगे तो आप एक बार के लिए जहां से भी डिमांड है वहां पे आप उतना क्वांटिटी सप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। बट मुझे ये नहीं पता है कि क्या ये ऑप्टिमम कॉस्ट है कि नहीं, क्या ये बेस्ट कॉस्ट है कि नहीं, क्या इससे कम खर्चे में भी ये सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो सकते थे, ये डिमांड सेटिस्फाई हो सकती थी या नहीं।
ये पता करने के लिए हमको ये वाला जो सोल्यूशन है इसके ऊपर फेज 2 अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। वहां पर हमको मालूम पड़ेगा कि क्या इससे कम कॉस्ट में भी ये डिमांड फुलफिल हो सकती थी या नहीं।